पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज की बड़ी खबर नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में जातीय संतुलन को लेकर चल रही सियासी हलचल है कि जाति को कितनी सीटें मिली है और क्यों ब्राह्मण प्रतिनिधित्व आधा कर दिया गया है और एनडीए ने किन किन समुदायों को साधने की कोशिश की है। आज हम खुलकर बताएंगे नए कैबिनेट का पूरा जातीय गणित तो तय करेगा बिहार की नई राजनीति की दिशा। तो आइए विस्तार में जानते हैं हमारे सहयोगी मुस्कान से कि मुस्कान, क्या भाजपा द्वारा ब्राह्मण प्रतिनिधित्व कम करना यह राजनीति था या मजबूरी? देखिए, ब्राह्मण प्रतिनिधित्व आधा करना भाजपा को जोखिम भरा है, लेकिन रणनीतिक चाल मानी जा रही है। और आपको ही पता है कि एनडीए के स्पेशली बीजेपी के कोर वोटर्स कौन है? स्वर्ण जाति, और उसमें ब्राह्मण ऊपर आते हैं और ब्राह्मण को ही आधा कर दिया गया है। बिहार में ब्राह्मण वोट बीजेपी के परंपरागत समर्थक है और बीजेपी को पता है ये कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार ईबीसी और ओबीसी पर ज़्यादा फोकस किया है। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि ईबीसी और ओबीसी जो वर्ग है, जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, तो जहाँ ज़्यादा वोट रहेगा वही ना लोगों को ज़्यादा लिया जाएगा। तो इसलिए पार्टी ने सामाजिक जोड़ को प्राथमिकता दी है। हालांकि इसका राजनीतिक असर आगे दिखाई ज़रूर देगा क्योंकि ब्राह्मणों को कम कर दिया गया है। तो मुस्कान, क्या राजपूत समुदाय को सबसे ज्यादा 4 मंत्री बनाना बीजेपी जदयू का वोट बैंक सुरक्षित करने की कोशिश है? हाँ बिल्कुल, देखिए राजपूत वोट भी एनडीए का मजबूत आधार रहा है और उसमें संजय टाइगर है, श्रेयसी सिंह है, लेसी सिंह है, संजय सिंह है। तो इन 4 नामों की एंट्री यह संदेश देती है कि एनडीए ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को खुश रखने की कोशिश की है। राजपूत समाज में राजनीतिक प्रभाव और नेतृत्व क्षमता को ध्यान में रखकर यह संतुलन बनाया गया है। तो मुस्कान, क्या इस बार ईबीसी को 7 मंत्रियों का मिलना एनडीए का सबसे बड़ा चुनावी दाव है? बिल्कुल, देखिए बिहार में ईबीसी सबसे निर्णायक राजनीतिक अभी वर्ग हैं, जिसमें धानुक, निषाद, मल्हा, रविदास, पासवान, मांझी। तो इन समुदायों में कहीं ना कहीं एनडीए ने गहरी पैठ बनाई हुई है कि ईबीसी पर पकड़ बनाए रखना एनडीए की भविष्य की चुनावी सफलता की कुंजी है और इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व भी उन्हें ही दिया है। तो क्या मुस्लिम समुदाय को सिर्फ एक मंत्री देना समावेशिता है या फिर प्रतीकात्मक कदम? देखिए, मिश्रित संदेश है। आप समझिए कि मोहम्मद जवां खान को मंत्री बनाकर एनडीए ने समावेशी सरकार का संदेश दिया है, लेकिन सिर्फ एक मुस्लिम मंत्री होने से विपक्ष इसे प्रतीकात्मक कह सकता है। हालांकि एनडीए इसे क्या कहें कि जो इंजीनियरिंग है, देखिए आप कोई भी वीडियो देखिएगा अमित शाह का भी, उन्होंने कहा था कि हम देते ही नहीं है टिकट, ऐसा नहीं है कि पहली बार नहीं दे रहे हैं। तो देखिए एमवाई किसका कोर वोट बैंक माना जाता है? महागठबंधन का। तो एनडीए ने एक मुस्लिम नेता बना के ये दिखाया है कि भाई हम लोग सबको लेके चल रहे हैं, लेकिन एक ही को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जी, तो मतलब ये पार्टिसिपेशन ओवर पॉलिटिकल कोटा है। बिल्कुल। तो मुस्कान, क्या इस कैबिनेट जातीय संतुलन को साधने का सफल प्रयास है या आगे चलकर विवाद पैदा करेगा? देखिए, कैबिनेट जातीय रूप से तो संतुलित दिखता है। राजपूत 4 हैं, भूमियार 2 हैं, ब्राह्मण 1 है, ओबीसी 6 से ज़्यादा हैं, ईबीसी 7 है, मुस्लिम 1 है। तो अभी के लिए संतुलन कहीं ना कहीं राजनीति को स्थिरता तो देगा, लेकिन ब्राह्मण और कुछ ओबीसी जो उप समुदाय से असंतोष भविष्य की राजनीति में असर डाल सकता है। अंतर यही तय करेगा कि ये कदम संतुलन कहे जाएंगे या सियासी जोखिम। तो मतलब अब यह देखना होगा कि नीतीश कैबिनेट का पूरा जातीय समीकरण कौन मजबूत हुआ, कौन कमजोर और किस समुदाय को मिलना कितना प्रतिनिधित्व है। बिहार की राजनीति में यह मंत्रिमंडल सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं है, बल्कि 2025 से आगे के रणनीतिक संदेशों का खाका भी है। अब देखना यह है कि यह जातीय संतुलन सरकार को स्थिरता देती है या सियासत में नई बहस को जन्म देगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।